नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का बिहार दरोगा के लिए न्यू सेट नंबर 5 और पूरा सेट हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं। उसे केवल भारत के उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, यही तो गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहीं भी उसे सुनवाई करने का अधिकार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत होगा। बाकी देख लेते हैं, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्ता होगा, ये भी सही है। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों को में सलाह देगा, ये भी सही। और वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि हम लोग जानते हैं महान्यायवादी पद जो है, इनकी जो नियुक्ति है वह कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है, अपृष्टता के विरुद्ध अधिकार ये भी है, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार ये भी है, और पर्यावरण का संरक्षण ये नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा करना, ये सारे जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल है। बाकी ये सारे जो है मूल यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के तहत आंग्ल भारतीय ईसाइयों के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व मंडल का जो है उपबंध किया गया था 1919। और 1919 इसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में ये जो तीनों शब्द हैं वह किस देश से लिया गया है, तो यह फ्रांस से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किससे लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। वहीं बात करें प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। और जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए गए हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो अंतरिम मंत्रिमंडल जो 1946 में गठित हुआ था उसमें कौन सदस्य नहीं थे, तो सी राजगोपालाचारी नहीं थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 ईस्वी को के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया था, जिसमें प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वहीं बात करें जगजीवन राम, ये तो श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कौन सा सही सुमेलित है। देख लेते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में बिल्कुल सही। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार यह अनुच्छेद 111 में है, ये भी सही। संसद के सत्रावसान और विघटन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 85 में है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो ये किस राज्य में लागू नहीं है, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में है, तो ये किस राज्य में नहीं है, देख लेते हैं किस राज्य में नहीं है। तो इसमें जो है असम में है, और मेघालय में भी है, और मित्र यानी त्रिपुरा में भी है, सिक्किम और मणिपुर में नहीं है। तो 3 और 4 में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये 3 और 4 में नहीं है, ये 4 राज्यों में है, असम मेघालय और मिजोरम त्रिपुरा। ये 4 राज्यों में जो है 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा यह वर्णित है अनुसूची 6 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? तो भारत के संविधान का संघीय लक्षण कौन सा है देख लेते हैं। लिखित संविधान बिल्कुल ये है, कठोर संविधान ये भी है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता ये भी है, केंद्र एवं राज्य के मत शक्तियों का वितरण ये भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीट इस ऑप्शन के अनुसार कहा जा रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक है। ऑप्शन के अनुसार उत्तराखंड के पास अधिक है। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 78 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटें हैं और मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो संख्या पूछा जा रहा है, तो वह 12 से कम नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं प्रतिशत की बात करें तो अनुच्छेद 164 में 64 का 1 इसके अनुसार कहा गया है कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। प्रतिशत में कहा जाए तो 15% से अधिक नहीं होगा, यानी अधिक की बात करें तो 15% अधिक नहीं होगा, और कम की बात करें तो संख्या में 12 से कम नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितना है? 6 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 6 कौन कौन है? अंग्रेजी यानी इंग्लिश, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रसियन, रूसी और स्पेनिश। ये 6 जो है आधिकारिक भाषा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला, तुल्लाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्याख्यात्मक नृत्य शैली है? तो ये केरल का नृत्य शैली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस नृत्य के उद्गम का क्षेत्र केरल के प्रसिद्ध कवि कंचन नबियार को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मेगुती का जो जैन मंदिर है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो है किसने कराया? पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ? ग्रीस की राजधानी एथेंस। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस में इसका आयोजन किया गया था 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में। वहीं बात करें 2020 में जो ओलंपिक हुआ था वह टोक्यो में हुआ था। वहीं 2024 में जो ओलंपिक होगा वह पेरिस फ्रांस में होगा। अगला प्रश्न है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? शशि थरूर इसके लेखक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। वहीं सलमान खुर्शीद द सनराइज ओवर अयोध्या, ये किनकी पुस्तक है? सनराइज ओवर अयोध्या, ये सलमान खुर्शीद की पुस्तक है। वहीं टर्म्स एंड कंडीशन, ये पुस्तक के लेखक है लॉरेन एसर, टर्म्स एंड कंडीशंस। चलिए अगला प्रश्न, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक हैं। तो लेट मी से इट नाउ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक है राकेश मारिया। कौन है? राकेश मारिया इसके लेखक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब वर्तमान में प्रीति सिन्हा इनकी एक पुस्तक आई है ए प्लेस कॉल्ड होम, ए प्लेस कॉल्ड होम। वहीं बात करें विमल जलान, तो इनकी प्रमुख पुस्तक है द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी इनकी प्रमुख पुस्तक है। वहीं बिल गेट्स, तो बिल गेट्स हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये किनकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है बिल गेट्स की। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये प्रारंभ हुआ था लॉर्ड आर्महर्स्ट के समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रारंभ हुआ था 1823 ईस्वी में। 1823 से 28 तक चला था। 1823 से 28 तक चला था। इसी के बीच 1826 ईस्वी में बर्मा और अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई थी। बहुत बार एग्जाम में आया। यांडबू की संधि 1826 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एन जोशी ने किया। किसने किया? एन जोशी ने किया था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया था और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष थे जोसेफ बसिस्टा और महामंत्री थे चमनलाल बजाज। चमनलाल बजाज जो है महामंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो निर्वाचित हुए थे 38 में कौन? सुभाष चंद्र बोस हुए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ था हरिपुरा गुजरात में। इसके बाद जो 39 में हुआ था उसमें भी निर्वाचित कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस हुए थे त्रिपुरी में। और त्रिपुरी संकट भी हुआ था, इससे जो है इस्तीफा दे दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का आंदोलन ये जो है किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली जिन्ना ने किया था। मांग की बात करें तो मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इस अधिवेशन में उन्होंने पाकिस्तान की मांग किया था। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया गया था। किनके द्वारा? विनोबा भावे जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। तो सबसे कम समय तक चला था 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी में जो है, इसी के तहत जो है मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधि मंडल की व्यवस्था किया गया था 1909 के तहत। बात करें इसमें तो रेमजे मैकडॉनल्ड के शब्द में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने इसके बारे में कहा था, मॉर्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। मॉर्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? देख लेते हैं। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये तो गलत है। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था 1775 से 82 के बीच। 82 में जानते हैं शालवाई की संधि हुआ था। वही बात करें 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, ये सही है, तृतीय मैसूर युद्ध। वहीं 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सही है। 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46। वहीं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था 48 से 1848 से 49 के बीच। यानी 2 और 3 सही है, 1 और 4 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध बहुत बार एग्जाम में आया है। 1707 ईस्वी में हुआ था खेड़ा का युद्ध। 1707 ईस्वी में। पाल खेड़ा का युद्ध भी बहुत बार एग्जाम में आया था। तो ये हुआ था 1728 ईस्वी में। 1728 ईस्वी में हुआ था। वहीं 1724 ईस्वी में हुआ था सकर खेड़ा का युद्ध। सकर खेड़ा का युद्ध, तीनों याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक हैं। तो शाहजहांनामा, इसके लेखक कौन है? इनायत खां। इनायत खां इसके जो है लेखक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संगीत कवि वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र रहते थे? तो वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र ये दोनों रहते थे शाहजहां के काल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो कबीर जो है, कबीर यह सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। सगुन की बात करें तो तुलसीदास, सूरदास, चेतन, ये सारे जो है सगुन से थे। कबीर जो है यह निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। किससे थे? निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। तो देवल जो है यह किस काल का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो देवल यह जो है सल्तनत कालीन प्रमुख बंदरगाह था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। ये संज्ञा दिया था उन्हें किसने कहा था? तो एडवर्ड थॉमस ने उसे प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था। उसका नाम क्या था? प्रभु सूरी। क्या नाम था? जैन प्रभु सूरी। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से प्राप्त हुआ? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अगर उसकी लंबाई बात करें उत्तर से दक्षिण तो इसकी लंबाई थी 55 मीटर। चौड़ाई की बात करें यानी पूर्व से पश्चिम ये था 33 मीटर। और इसकी कितना था? 33 मीटर। और इसके मध्य स्थित एक स्नान कुंड था, जो इसके बीच में एक स्नान कुंड था। उसकी अगर लंबाई बात करें तो 11.88 मीटर। चौड़ाई की बात करें 7.01 मीटर। और गहरा की बात करें 2.43 मीटर गहरा था। चलिए अगला प्रश्न। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो हम लोग जानते हैं अर्थववेद में। अर्थववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वहीं अर्थववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो अर्थववेद का बहुत ज़्यादा महत्व है। किस बात को लेकर? कि इसमें समान मनुष्यों के विचार और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान था, श्रीलंका ये नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कलिंग, बिहार, अफगानिस्तान था, श्रीलंका क्षेत्र उसमें शामिल नहीं था। अशोक का द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि अशोक जो है भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल, सुत और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। ये सारे क्षेत्र को छोड़कर सभी जगह था, क्योंकि इन राज्यों को सीमावर्ती राज्य कहा गया है। क्योंकि इन राज्यों को जो है क्या कहा गया है? सीमावर्ती राज्य। तो इसके राज्य में वह शामिल नहीं था। हम लोग जानते हैं श्रीलंका पर अगर विजय की बात करें तो श्रीलंका पर विजय ये चोल शासक किया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। प्रश्न है 55वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। तो इस गाने के संगीतकार कौन है? तो नाटू नाटू को हम लोग जानते हैं 55वां जो अभी ऑस्कर अवार्ड हुआ है उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ जो सॉन्ग का अवार्ड मिला है। तो इसके जो है संगीतकार है इस गाने का वह है एम कीरावानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एम कीरावानी इसके संगीतकार हैं। चलिए अगला प्रश्न। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गैल के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए निदेशक बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गैल की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में किया गया। 1984 में किया गया। ये एक महारत्न कंपनी है। अगर महारत्न कंपनी की बात करें तो वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है इसका जो है विकास ये किसने बनाया है? तो ये फ्रांस ने बनाया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस ने बनाया है। राफेल लड़ाकू विमान को भी फ्रांस विकसित करता है और भारत राफेल फ्रांस से ही खरीदा है। अगला प्रश्न है हाल ही में आए मेड्स तूफान का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया है? तो मेड्स जो तूफान आया हाल में इसका नामांकन किस देश के द्वारा किया गया है? यूएई के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेड्स जो तूफान आया था तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर टकराया था। उस तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुआ था और इसका नामांकन इसी यूएई देश ने किया। प्रश्न है हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है?
तो इसका संबंध किस राज्य से? तेजपुर लीची की बात करें तो इसका संबंध जो है असम से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम से है। वहीं बिहार का जब बात करें तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, बिहार के शाही लीची जो है उसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग दिया गया है किसे? बिहार के शाही लीची को, और तेजपुर लीची ये असम की। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था। तो बालकृष्ण दोषी जिनका निधन हुआ वह एक वास्तुकला से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वास्तुकला से संबंधित है। और इनका देहांत की बात करें तो 14 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष बने आर.के. सिंह। कौन बने हैं? आर.के. सिंह बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर.के. सिंह। वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला प्रश्न, जल दूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो जल दूत ऐप ये जारी किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देश भर में चयनित कुओं में जल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच 7वां संगम अभ्यास यह कहाँ शुरू किया गया है? गोवा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? गोवा में यह, और यह जो है एक नौसैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अलर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन अलर्ट जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था बीएसएफ द्वारा। क्यों? तो अधिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अधिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पे रहा है कौन सा देश? डेनमार्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबकि भारत इसमें 8वें नंबर पे रहा। भारत 8 पोजीशन पे रहा। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो आम बजट 2023-24 के लिए 23-24 में मनरेगा के लिए कितना राशि जो है आवंटित किया गया है? तो 60,000 करोड़ रुपए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। जबकि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत, जल जीवन हरियाली मिशन के लिए 70,000 करोड़, कितना? 70,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। चलिए अगला प्रश्न, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? महिला आयोग के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला आयोग के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। इसका शुरुआत कब किया गया? तो इसका शुरुआत किया गया 16 नवंबर 2022 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। तो सुश्री सरिता, इनका संबंध किससे? कुश्ती से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती से है। इन्हें 2022 में जो है अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं बात करें अर्जुन पुरस्कार 2022 ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 25 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन यह कोस्टा रिका में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? कोस्टा रिका में किया जाएगा। जबकि फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप, इसका पुरुष विश्व कप जो है इसका आयोजन इंडोनेशिया में होगा। कहाँ? मेल वाला जो होगा वह इंडोनेशिया में होगा। चलिए अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन जो है यह आगरा में आयोजित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आयोजन 11 से 12 फरवरी के बीच आगरा में किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व दाल दिवस ये प्रतिवर्ष 16 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कब? 16 फरवरी को। पहली बार ये कब मनाया गया था? 2018 में।
प्रश्न है डूरंड कप 2022 के विजेता हैं। तो डूरंड कप 2022 ये जीता है बेंगलुरु ने। किसने जीता है? बेंगलुरु ने जीता है, बेंगलुरु एफसी ने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसे हराया था? मुंबई सिटी को हराकर बेंगलुरु ने जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया द फेबलमैन्स को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका निर्देशन किसने किया है? तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने, स्टीवन स्पीलबर्ग ने। अगला प्रश्न है रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो ये 2023 तक इसका शुरुआत किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ग्रीनफील्ड का निर्माण 2023 तक शुरू करने की घोषणा की गई। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये 695 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। और लागत की बात करें तो 54,000 करोड़ रुपए इसमें कुल लागत होने का अनुमान है। प्रश्न हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई? तो किस जिले में? तो ये इस कैमूर जिले में इसका खोलने की योजना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिले में? कैमूर जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये आपको मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको जो है अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। वर्तमान में भारत में 8 पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। कितने? 8। ये गुजरात इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो है इन्हें जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? तो ये किस टीम को दिया गया है? तो ये दिया गया इंग्लैंड टीम को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि फीफा विश्व कप 2022 ये जीता किसने? अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हराकर। अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हराकर। प्रश्न है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य हैं। तो यह है कौन? पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। इसमें कुल जो है अगर मैंग्रोव वन की बात करें कितना है तो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है गुजरात का नंबर, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव 2022 है तो कुल कितने वोट पड़े थे? तो 2022 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें कितने वोट पड़े थे? तो 4,754 वोट पड़े थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस कुल 4 राउंड में वोटों की गिनती हुई थी, जिस कुल मिलाकर 4,754 वोट पड़े थे, जिसमें 4,701 वोट वैध पाए गए। कितना? 4,701 वोट वैध पाए गए। और द्रौपदी मुर्मू जो जीती हैं उन्हें 2,824 वोट मिले, 2,824 वोट मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर बुध लगाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन लगाता है? बुध लगाता है। ये लगभग 88 दिन में जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है। वहीं अपने अक्ष पे सबसे तेज गति से कौन घूमता है? तो बृहस्पति घूमता है। कौन घूमता है? बृहस्पति। बुध की बात करें तो यह सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप। तो विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सबसे बड़ा की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद एशिया इसके बाद जो है अफ्रीका का नंबर आता है। किसका? अफ्रीका का नंबर आता है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद नंबर आता है किसका? साउथ अमेरिका का। उसके बाद नंबर आता है अंटार्कटिका का। उसके बाद आता है यूरोप का, और उसके बाद आता है किसका? तो ऑस्ट्रेलिया का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अन्नामलाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अन्नामलाई जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 2,695 मीटर,
2695 मीटर। अगला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो नेलांग घाटी या उत्तराखंड में, किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है और यह गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का एक भाग है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नीली क्रांति की शुरुआत यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है 1970 ईस्वी में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था और इसके तहत मछली एवं उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए यह शुरुआत किया गया था। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होती है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी की बात करें तो यह लोम मिट्टी से प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोम मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह मिट्टी कृषि के लिए नमी धारण करने की सबसे अधिक क्षमता रखती है। अगला प्रश्न है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला जो है यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम तट पे है वो। यह मर्ले डार्लिंग बेसिन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना समतल उपजाऊ मैदान है। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं कौन कौन सा? तो ये हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें, अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र है यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसका आकार जो है एक सिंह जैसा है, इसलिए जो है इसे हॉर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह उपकरण कौन सा है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो यह क्या है? तो ट्रांसड्यूसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के बदलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो न्यूक्लियर की बात कर रहा है, थर्मोन्यूक्लियर। तो इसमें जो हाइड्रोजन बम जो है यह इसका उदाहरण है। अत्यधिक उच्च तापमान पर होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं को थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन देखना है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही। दिष्ट धारा और सर्वात्रिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार है, बिल्कुल सही। विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। ये जो है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, ओम का नियम डैश और डैश के बीच का संबंध वर्णन करता है। तो ओम का नियम यह विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध का वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अनुसार नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। यह ओम का नियम था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो तीसरे नियम के लिए सही है। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बिल्कुल गलत। ये दोनों एक दूसरे पर लागू करते हैं। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं, बिल्कुल ये भी गलत है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यही सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो ये किरणें होती है एक्स किरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्स किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। एक्स किरण एक जानते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसका तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए
सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और एक्स किरण की खोज की बात करें तो रोंटजन ने इसकी खोज किया था। प्रश्न है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो क्या तरंग का विशेषता नहीं है? तो तरंग माध्यम इसकी विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यम तरंग की विशेषता नहीं, जबकि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम तरंग की विशेषताएं हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है निष्क्रियकरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। निष्क्रियकरण, जिसे हिंदी में कहा जाता है उदासीनीकरण, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, यह किसने प्रस्तावित किया था? तो यह डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी। इसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध रूप में लोहे का सामर्थ्य यानी उस सामर्थ्य जो है कम होती है, यानी मुलायम होता है। शुद्ध लोहा अगर देखा जाए तो वो मुलायम होता है। अतः लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है वह कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्षा में 8 से अधिक नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो ये किसके नियम का? तो बॉयल्स का नियम के अनुसार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बॉयल्स का नियम कहता है स्थिर ताप पर, यानी जब टेम्परेचर स्थिर हो, किसी गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके प्रेशर का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पीवी क्या है? एक स्थिरांक है। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये प्रतिनिधित्व करता है OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी विलयन का अगर पीएच मान एक संख्या जो विलयन की अम्लता, पीएच मान होता क्या है? तो विलयन की अम्लता और क्षारकता को दर्शाता है। किसी भी पीएच मान का संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन H+ के विक्षोभ के लघुगुणक के बराबर होता है। यानी पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि पीएच मान का खोज किसने किया? सोरेनसन ने किया। अगला प्रश्न है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन की सामान्यता किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग हेलोजन के नाम से जानते हैं, या हेलोजन तत्व के नाम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी के यह वर्ग 17 में स्थित है। 5 तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, ये 5 तत्व हैं। स्टेटिन का जो डिनोट करते हैं हम लोग AT से, किससे? ATT से। इसे हेलोजन के नाम से जानते हैं। और ये जो है स्टेटिन, यह जो है एक रेडियो एक्टिविटी तत्व है, ये रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? तो कह रहा है 4 में से जो है 3 समान है, चौथा जो असमान है उसे हटाना है। तो पोटेशियम इसमें हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम। ये आवर्त सारणी के P ब्लॉक में आता है, जबकि पोटेशियम या S ब्लॉक में आता है। S ब्लॉक का तत्व है, ये P ब्लॉक का तत्व है। अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो अमोनियम सल्फेट NH4 ब्रैकेट 2 SO4 होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र ये होता है, इसमें नाइट्रोजन जो है 21%, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 21%, सल्फर जो है 14% होता है। अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है।
तो साइटोप्लाज्म जो किस में मौजूद होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो किस प्रकार के ऊतक में होती है? तो जटिल ऊतक में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है। पौधे में जो पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम, यह जटिल ऊतक का उदाहरण है। प्रश्न, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन ये किसके कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो अकशेरुकी प्राणी वो होता है जिस जंतु में मेरुदंड नहीं होता है। तो इसमें हो सरीसृप हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें इसके अंतर्गत अकशेरुकी जंतु की बात करते हैं, ये सारे एरेकिड्स, कीट, मोलास्का के जो प्राणी आते हैं। वहीं केशुरुकी की बात करें तो मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये सारे जो है यह कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो पाचन तंत्र की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो एंडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है, जबकि माइक्रोस्कोप का प्रयोग हम लोग जानते हैं सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। रेडियोग्राफ का उपयोग तो चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में किया जाता है, अर्थात शरीर के आंतरिक ढांचे को समझने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो यह अग्र मस्तिष्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव में अग्र मस्तिष्क अति विकसित होता है, आगे वाला जो होता है वह अति विकसित होता है। इसी में समस्त बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन, विचार, संग्रह का केंद्र या नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। अतः यही पढ़ने, लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता रखता है। अग्र मस्तिष्क हंसने, रोने, मूत्र त्याग आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। यह संवेदी सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसी जंगम जोड़ यानी मोवेबल ज्वाइंट्स जो होता है कि हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो मूवेबल ज्वाइंट जो होता है, जैसे ये घुटना हुआ, ये सारे के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साइनोवियल द्रव, साइनोवियल लिक्विड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन या थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हम लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, वहीं थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसका स्राव थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग यह विटामिन डी की कमी से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया का जो संक्रमण होता है तो सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक दवाएं, यानी एंटीबायोटिक चीज़ लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है? उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है। तो देख लेते हैं, विभेदित उत्पाद ये करता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या ये भी करता है,
प्रवेश रोध ये नहीं, समांगी उत्पाद ये नहीं। आंसर हो जाए 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। विभेदित उत्पाद तथा विक्रेताओं की संख्या एकाधिकारी प्रतियोगिताओं को सूचित करता है। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। देख लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यह गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने हेतु काम करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में भी मदद करता है। अगला प्रश्न है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो है प्राथमिकता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका? 9वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो IRDA इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। यह एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है जिसे बीमा को विनियमित और बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। चलिए देख लेते हैं मैथ के कुछ प्रश्न हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर 7 शेष बचते हैं? तो इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए और उसमें 7 जोड़ दीजिए। तो इस सब का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा कितना? 5040 और इसमें 7 जोड़ दीजिए तो आंसर हो जाएगा 5047, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 संख्याओं का औसत 23 होल 1/3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और तीसरी की दुगनी है। तो इसमें मान लेते हैं कि पहली संख्या 2x, तो दूसरी हो जाएगा कितना? 4x, तब ना ये आधा होगा। और तीसरा कितना हो जाएगा? x। तीसरा हो जाएगा x क्योंकि यह तीसरा से क्या है? 2 गुना है और इसका जो है आधा है। चलिए अब कह रहा है कि इसका औसत दिया हुआ है इतना, तो इसका औसत निकालेंगे तो 2 और 4 5, 4 और 2 6, 1 7, तो 7x/3। और जबकि ये कह रहा औसत है 23 होल, इसे तोड़ दिया 23 दिया 30, 69 1 70, 70/3, 3 3 काट दिए, इससे कट जाएगा 10 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। निकालना है हमको क्या? दूसरी संख्या है 4x, तो 10 चौक 40, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा? कह रहा x में x का 5% जोड़ देते हैं, x का 5% जोड़ देते हैं तो कह रहा है कि जो है यह कितना गुना होगा? तो देख लेते हैं, x + x × 5/100 हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। इसे अगर काटा जाए तो ये कट जाएगा कितना बार में? ये 20 बार में कट जाएगा। इसे अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 21x/20, 21x/20 यानी 1.05x हो जाएगा। डिवाइड कीजिएगा तो ये जो है x का कितना गुना होगा? तो 1.05 गुना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 1 राशि का साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्ष में 2520 रुपये और 5 वर्ष में 27 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की रेट यानी दर ज्ञात करना है। अच्छा, तो 3 वर्ष का इसमें हम लोग ब्याज कितना मिल रहा है ये जान लेते हैं। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इसमें से इसमें माइनस कर देंगे, तो ये अगर 27 में 2520 माइनस करते हैं तो 180 आ रहा है। 3 वर्ष का रेट मिल रहा है 180, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 60। तो 2 वर्ष का निकाल लेते हैं क्योंकि 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का हो जाएगा कितना? 120 रुपये। अच्छा, हम लोग यहाँ से मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन बराबर मिश्रधन घटा ब्याज, तो मिश्रधन है 2520 और 2 वर्ष का ब्याज 120, घटाएंगे आ गया 2400 रुपये। हमारा मूलधन हुआ 2400 रुपये। अब दर पे बैठा देते हैं, दर बराबर क्या होगा? तो ब्याज गुने 100, अब बटे हो जाएगा मूलधन गुने समय। ब्याज हमें कितना मिल रहा है? तो ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष पे ही बना रहे हैं, तो ब्याज हो जाएगा 120 गुना 100, 120 गुना 100 और नीचे हो जाएगा मूलधन गुना समय।
तो मूलधन कितना है, तो मूलधन आया 2400 और समय 2 साल पे निकाल रहे हैं। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 12 दूनी 24, ये 20 बार में चल जाएगा और ये 5, ये हो जाएगा कितना 20-2500 और ये 5/2 आ रहा है, यानी 2.5% ब्याज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था दोस्तों एडिटोरियल की तरफ से बिहार दरोगा के लिए बेहतरीन सेट, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।